नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों हम लोग क्या कर रहे हैं, यूपी टेट की क्लास को स्टार्ट कर दिए साथियों। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सिलेबस जो हमारा था, जो पाठ्यक्रम था जिसको लेकर हम लोग उसको निर्धारित कर लिया है। इसके बाद हम लोगों ने मनोविज्ञान का इतिहास देखा। जो मनोविज्ञान की शुरुआत हुई उसकी इतिहास मतलब उस कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या चीज उसको देखा। फिर हम लोगों ने देखा एक टॉपिक था उसमें शिक्षा मनोविज्ञान, कि मनोविज्ञान में शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई, हम लोगों ने उसको देखा। इसके बाद जो उसमें शिक्षण विधियां थी हम लोगों ने उसको भी एक एक करके क्या किए, सब चीजें हम लोग देख चुके हैं साथियों। आज हम लोग देखेंगे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न आना अनिवार्य रहते हैं। हम लोग देखेंगे साथियों वंशानुक्रम और वातावरण, जिसे आनुवंशिकता भी कहते हैं, वंशानुक्रम। ऐसी टॉपिक को क्लियर करेंगे साथियों जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। साथियों हम वही चीज को देखेंगे जिससे हमारे क्या होते हैं, परीक्षा में प्रश्न आते हैं और उससे परीक्षा में आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि आनुवंशिकता और वातावरण से, आनुवंशिकता से आपके परीक्षा में परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं और उसमें जो प्रकार दिए गए, उसका जो कारक होते हैं, जो प्रभाव होते हैं, सबको हम क्या करेंगे बहुत ही मतलब शॉर्ट में अच्छे तरीके से उसको क्या करेंगे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए उससे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं साथियों, देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट क्या है। तो कहते हैं साथियों ना, आगाज तो कर साथियों, अंजाम तो तेरी मेहनत खुद लिखेगी। साथियों आप लोग आगाज करिए और मेहनत क्या होगी, अंजाम वो खुद लिखेगी। साथियों चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं हम लोग क्या क्या चीजों आज हमको देखना है, हम उसको एक एक करके क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। बढ़ते साथियों देखते हैं क्या हमारा दिया है। हमारा साथियों क्या पूछा है कि आनुवंशिकता, वंशानुक्रम या आनुवंशिकता या वंशानुक्रम और वातावरण क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साथियों, इससे आप क्या हमेशा परीक्षा में क्या होते हैं, प्रश्न बनते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे आनुवंशिकता क्या होती है। आनुवंशिकता हमारी क्या होती है, आनुवंशिकता और वंशानुक्रम या इसी को कहते हैं, ये क्या होती है। इसके बाद हम वातावरण पर चर्चा करेंगे साथियों। इसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड जीनियस, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हेरिडिटी एंड जीनियस, सॉरी ये पुस्तक फ्रांसिस गॉल्टन की। लेकिन हमको देखना आनुवंशिकता और वातावरण में क्या अंतर होता है, क्या क्या चीज, इनकी शुरुआत कैसे मानी जाती है। तो आनुवंशिकता क्या होता है साथियों, हमें अपने क्या होता है, अपने पूर्वज से क्या होता है, वो विरासत में मिली हुई चीज होती है। अर्थात हम कह सकते हैं आनुवंशिकता का मतलब होता है, वंशानुक्रम का मतलब होता है क्या साथियों, समान समान को जन्म देना। ये सब चीजें क्या होंगे हम समझते हुए इसको आगे बढ़ेंगे। इसके बाद समझेंगे आनुवंशिकता क्या होती है, आनुवंशिकता कैसी संरचना होती है। तो आनुवंशिकता एक स्थिर सामाजिक संरचना होती है साथियों, इसको भी हमको लेकर साथियों चलना है। इसके बाद जो जो मुख्य पॉइंट जो जो दी गई है, सबसे महत्वपूर्ण आप याद रखिए, हमारे क्या होती है पूर्वज से, ये विरासत में हमारे दादा दादी पापा मम्मी आदि चीजों से क्या होता है, ये हमारे मिला होता है। तो चलिए समझते हैं, पहले दिया हमारा हेरिडिटी अर्थात आनुवंशिकता क्या होती है, इसको पढ़ेंगे। जब आनुवंशिक गुण आंख नाक कान रंग चिंतन लंबाई बुद्धि आदि ये किसको दर्शाते हैं हमारे, तो ये वंशानुक्रम या अर्थात आनुवंशिकता को ये दर्शाते हैं। कौन कौन सी चीजें हमारे जो गुण दिए गए, आंख दी गई, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि आदि, ये सब चीज किसको दर्शाते हैं, तो आनुवंशिकता को ये सब चीजें क्या होती हैं, दर्शाते हैं साथियों। आगे दिया गया परिभाषा दी गई है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, उसे आनुवंशिकता वंशानुक्रम कहते हैं। ये गुण जो हमारे होते हैं या क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं साथियों। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें तो सबसे बड़ी चीज आप लोग बस इतना याद रखिए, आनुवंशिकता क्या होती है, ये हमारे पूर्वज से प्राप्त होती है। अर्थात कहें तो क्या आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है, समान समान को जन्म देना। आगे बढ़ते दिया इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को हम लोग समझेंगे वातावरण क्या होता है। वातावरण को भी देखते हैं साथियों, इन्वायरमेंट, इससे अभिप्राय हमारे चारों तरफ का माहौल, जैसे घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी, भोजन इत्यादि से है। आनुवंशिकता अगर कहें तो पर्यावरण, पर्यावरण कहे तो क्या साथियों, पर्यावरण अर्थात वातावरण, पर्यावरण अर्थात वातावरण, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना परिधन आवरण, ठीक है। तो परि का अर्थ होता है चारों तरफ, आवरण का अर्थ होता है क्या, ढका हुआ, अर्थात जो हमारे चारों तरफ ढका हुआ है उसे हम पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। तो वही उसी का मतलब यहाँ पर समझेंगे साथियों का, पर्यावरण या वातावरण का हमारे आनुवंशिकता वातावरण क्या होता है, क्या प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पे पड़ता है, हम उसको लेके चलेंगे। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हमारा दिया हुआ है। अब देखेंगे सर्वप्रथम देखेंगे वंशानुक्रम की कुछ परिभाषाएं जो दी गई हैं, हम उसको देखेंगे। वंशानुक्रम की जो प्रचलित परिभाषाएं जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, हम उसको एक एक करके देखेंगे क्या होता है। पहली परिभाषा है रूथ बेनेडिक्ट की। रूथ बेनेडिक्ट क्या कहते हैं, परिभाषा को देखते हैं। इन्होंने कहा वंशानुक्रम माता पिता के गुणों का संतानों में हस्तांतरण है। बहुत ही फेमस परिभाषा इनकी है। इन्होंने क्या कहा है साथियों, वंशानुक्रम माता पिता के गुणों का क्या है, संतानों में हस्तांतरण है। यह किसने कहा है, तो रूथ बेनेडिक्ट ने कहा है। दूसरी परिभाषा है जेम्स ड्रेवर की। इन्होंने क्या कहा है, वंशानुक्रम माता पिता के शारीरिक मानसिक गुणों का संतान में हस्तांतरण है। अगर जेम्स ड्रेवर की बात करता है तो इन्होंने क्या कहा है साथियों, वंशानुक्रम माता पिता के शारीरिक मानसिक गुणों का क्या होता है, संतानों में
हस्तांतरण होता है। ये किसकी परिभाषा है? तो आपके जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है। बढ़ते आगे देखते हैं वुडवर्थ की परिभाषा। इन्होंने क्या कहा है, इनकी परिभाषा को देखते हैं वुडवर्थ की। वंशानुक्रम में वे सभी तत्व शामिल हैं जो जन्म के समय हम में मौजूद थे, लेकिन इनकी उत्पत्ति जन्म के समय न होकर 9 महीने पहले गर्भाधान के समय हुई है। ये किसकी परिभाषा है? तो ये वुडवर्थ की परिभाषा है। इन्होंने क्या कहा है? वंशानुक्रम वे सभी तत्व शामिल होते हैं जो जन्म के समय हमें क्या होते हैं? मौजूद होते हैं, और इनकी उत्पत्ति जन्म के समय न होकर गर्भाधान अर्थात 9 महीने के पहले गर्भाधान के समय हुई है। ये किसकी परिभाषा है? तो वुडवर्थ की ये परिभाषा है। बढ़ते हैं आगे देखते हैं क्या दिया है। अगली परिभाषा है बी एन झा की। बी एन झा इन्होंने क्या कहा? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग्य है। बी एन झा ने क्या कहा है कि वंशानुक्रम क्या होता है? व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का क्या होता है? योग है। यह किसने कहा है? तो किसने कहा है? बी एन झा ने। अगली परिभाषा है पीटरसन की। पीटरसन ने क्या कहा है? व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है वह क्या हमारा क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। इन्होंने क्या कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से जो कुछ भी विशेषताएं प्राप्त करता है वही हमारा क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं डगलस और हालैंड की परिभाषा, इसको देखते हैं। डगलस और हालैंड की परिभाषा है। इन्होंने क्या कहा है? वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी रचनाएं भौतिक विशेषताएं, कार्य या क्षमताएं जो उन्होंने अपने माता पिता से तथा पूर्वजों से अर्जित किए हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? हम आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। तो डगलस और हॉलैंड की परिभाषा क्या कहती है? इन्होंने कहा वंशानुक्रम के अंतर्गत वे सभी रचनाएं भौतिक विशेषताएं, कार्य आदि क्षमताएं उन्होंने अपने माता पिता से जो चीजें अपने पूर्वजों से प्राप्त की है वही चीज क्या होती है? आती है। तो ये सब महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम एवं वातावरण क्या होता है उसको देखते हैं। पहले हम देखेंगे वंशानुक्रम को। वंशानुक्रम को देखेंगे, उसकी जो विशेषताएं जो दी गई जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं हम उसको देखते हुए चलेंगे। पहला दिया है बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता से होता है। तो बच्चे का लिंग का निर्धारण किससे होता है साथियों? वंशानुक्रम में अगर माना जाए तो किससे होता है? ये पिता से होता है। दूसरा क्या दिया? पिता के 23वें गुणसूत्र के जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। पिता के 23वें गुणसूत्र के जोड़ों को लिंग को ही क्या करते हैं साथियों? गुणसूत्र कहते हैं। पिता के 23वें जोड़ों गुणसूत्र को याद करिएगा साथियों, याद रखिएगा इसको। अगला दिया हमारा गुणों के वाहक जिन्स या चित्रक होते हैं। गुणों के जो वाहक होते हैं जिन्स या फिर इन्हें क्या कहते हैं? चित्रक होते हैं। ये लाइन आपकी परीक्षा में पूछी जाती है साथियों, इस चीज को आप एकदम याद करिएगा। गुणों के वाहक जो होते हैं वो जिन्स या फिर क्या कहलाते हैं? आपके चित्रक कहलाते हैं। आगे दिया हमारा क्या? वर्णांधता एवं हीमोफीलिया जन्मजात बीमारियां हैं। ये सब चीजें आपकी क्या होती है साथियों? पूछा जाता है परीक्षा में। वर्णांधता एवं हीमोफीलिया क्या होती है? ये जन्मजात बीमारियां होती है जो हमारे क्या होती हैं? आनुवंशिकता से जुड़ी होती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आगे दिया है वर्णांधता का रोगी हरे और लाल रंग को पहचान नहीं सकता है। मतलब उसको हरे और लाल रंग पहचानने में क्या होती है? दिक्कत, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कैसे व्यक्ति को? जिनमें वर्णांधता पाया जाता है। ठीक है। आगे दिया है हीमोफीलिया को राजघराने की बीमारी कहा गया है। बिल्कुल सही बात है साथियों कि हीमोफीलिया को क्या कहते हैं? राजघराने की बीमारी कहते हैं। इसकी पहली ज्ञात वाहक कौन थी? इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी। इसकी पहली ज्ञात वाहक किसके अंदर पहली बार हीमोफीलिया पाया गया साथियों? तो हीमोफीलिया इंग्लैंड की महारानी जो थी विक्टोरिया थी, यही क्या इसकी पहली ज्ञात वाहक निर्धारित की गई थी। आगे दिया है आनुवंशिकी का जनक मेंडल को माना जाता है। अगर बात करें आनुवंशिकी का जनक किसको माना जाता है तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या होता है? आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। आगे दिया साथियों उसको देखते हैं। विकासवाद का जनक लेमार्क को तथा सुजनन शास्त्र का जनक किसको? फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है। अगर बात करें विकासवाद का जनक किसको माना जाता है तो ये किसको माना जाता है? लेमार्क को। और सुजनन शास्त्र का जनक किसको माना जाता है? ये फ्रांसिस गाल्टन को क्या होता है? सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक एक लाइन आपके परीक्षा की दृष्टि बहुत ही अति आवश्यक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आगे दिया है माता को 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग न होने में डाउन सिंड्रोम होता है। माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग न होने से क्या होता है साथियों? कौन सा सिंड्रोम होता है? तो ये डाउन सिंड्रोम होता है। आगे दिया है पिता द्वारा एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र प्राप्त करने से होने वाले बालक शिशु में क्लिनफेल्टर सिंड्रोम पाया जाता है। ये सब परीक्षा में आपके सिंड्रोम जो पूछा जाता है। दिया जाता है पिता द्वारा एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र प्राप्त करने से होने वाले बालक शिशु में क्या होता है? क्लिनफेल्टर क्या होता है? सिंड्रोम पाया जाता है। आगे दिया है बालिका शिशु में महिलाओं के गुणसूत्रों का अभाव
पाया जाएगा अगर उसे यक्स और गुणसूत्र का जोड़ा मिले, इसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। तो ये सब चीजें क्या होंगी साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कहता है बालिका शिशु महिलाओं के गुणों का अभाव पाया जाता है, महिलाओं के गुणों का अभाव पाया जाता है, उनमें क्या होता है, यक्स और गुणसूत्र का जोड़ा मिले, इसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। बढ़ते आगे देखते हैं। आगे ये साथियों वंशानुक्रम के प्रमुख नियम, नियम से आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। वंशानुक्रम के प्रमुख नियम कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। जैसे समानता का नियम होता है, प्रत्यागमन का नियम होता है, अर्जित गुणों के वितरण का नियम होता है, जैव सांख्यिकी का नियम होता है साथियों, मातृ एवं पितृपक्ष का नियम होता है। अनेकों नियम क्या होते हैं, निर्धारित किए गए हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक समझे। समानता का नियम क्या होता है साथियों, समान समान को जन्म देना। बच्चे क्या होते हैं, अपने माता पिता के समान क्या होते हैं, पाए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, समानता का नियम कहते हैं। प्रत्यागमन का नियम, इसको देखते हैं। यह एक मेंडल के तीसरे नियम पर आधारित है। यह एक मेंडल के तीसरे नियम पर आधारित, मतलब मेंडल ने जो नियम दिया उसमें तीसरे नंबर पर क्या आधारित है। अर्थात कभी कभी संतान माता पिता के विपरीत गुणों वाली होती है, कभी कभी संतान क्या होती है, माता पिता के गुणों के विपरीत होती है। जैसे कहते हैं साथियों कि एक बुद्धिमान जो व्यक्ति का पुत्र बेवकूफ हो सकता है और एक बेवकूफ का पुत्र भी क्या हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है। प्रत्यागमन का मतलब क्या होता है, उल्टा, उल्टा होना। ठीक है, तो ये था हमारा प्रत्यागमन का। दूसरा दिया है अर्जित गुणों के वितरण का नियम। अर्जित गुणों के वितरण का नियम क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। यह लैमार्क का सिद्धांत है। यह किसका सिद्धांत है, तो लैमार्क का सिद्धांत है। वातावरण द्वारा अर्जित गुण अगली पीढ़ी को जीन्स के माध्यम से वितरित होते हैं, अगली पीढ़ी के जीन्स के माध्यम से वितरित होते हैं। इसके बाद तीसरा हमारा क्या, जैव सांख्यिकी का नियम। जैव सांख्यिकी का नियम क्या कहता है, यह फ्रांसिस गाल्टन का सिद्धांत है, जिसके अनुसार एक संतान को माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी तथा शेष पूर्वजों से क्रमशः 1/2, 1/4, 1/8 तथा 1/16 गुणों की क्या होती है साथियों, इससे प्राप्ति होती है। इस चीज को हम देखते हैं। जैव सांख्यिकी का नियम क्या कहता है, यह किसने दिया, तो फ्रांसिस गाल्टन का सिद्धांत है। इन्होंने क्या कहा है, जिसके अनुसार एक संतान को माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी तथा शेष जो उनके पूर्वज होते हैं उनसे कितने कितने गुण निर्धारित किए गए हैं, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 गुणों की प्राप्ति होती है। ये सब किसके, वंशानुक्रम के प्रमुख नियम जो उनमें बताए गए। इसके बाद होता है भिन्नता का नियम। व्यक्ति भिन्नता का नियम बच्चों में क्या होती है, सब चीज रंग रूप आदि के आकार पर क्या होते हैं, अपने माता पिता से भिन्न भिन्न रूप पाए जाते हैं साथियों। ये सब किसके, वंशानुक्रम के प्रमुख नियम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दिया वंशानुक्रम के कुछ अन्य नियम। वंशानुक्रम के कुछ अन्य नियम में पहला दिया है विषमता का नियम। विषमता का नियम क्या कहता है, बालक के सभी गुण माता पिता से नहीं आते, मतलब माता पिता से नहीं आते हैं। विषमता का नियम यही कहता है बालक के सभी गुण क्या होते हैं, माता पिता से नहीं आते। जैसे रंगों का मतलब त्वचा का रंग, आंखों की बनावट आदि बहुत चीजें क्या होती है, बालक एक जैसे नहीं होते हैं। तो इस सब चीजों के, और एक होता है चयनित गुणों का नियम। इसमें क्या होता है, माता पिता के सभी गुण बच्चे को प्राप्त नहीं होते हैं, बस कुछ ही गुण प्राप्त होते हैं। जैसे क्या होता है, आंखों का रंग, त्वचा का रंग, मतलब इत्यादि क्या होते हैं, इनमें क्या होते हैं, ये बराबर चेहरे की बनावट, ये सब चीजें क्या होते हैं, चयनित गुणों के नियम के अंतर्गत आते हैं। तीसरा हमारा दिया संयोग का नियम। इसमें क्या होता है, बच्चे का लिंग निर्धारण या माता पिता से मिलने वाले गुण की मात्रा पहले से निश्चित होती है, यह संयोग पर निर्भर करती है। क्या कहा है संयोग का नियम, इसमें क्या कहा है साथियों, बच्चे का लिंग निर्धारण। बच्चे का लिंग निर्धारण क्या करता है साथियों, इसमें क्या करता है कि यह माता पिता के बाद क्या करता है कि मिलने वाली गुणों की मात्रा पहले से निश्चित नहीं होती है, पहले से निश्चित। ये संयोग का नियम परीक्षा में पूछा था, चयनित गुणों का नियम पूछा था साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम होते हैं, इसको देखते चलेंगे। आनुवंशिकता नियम, बच्चे का लिंग निर्धारण या माता पिता से मिलने वाले गुणों पहले से निश्चित नहीं होती, यह क्या होती है, संयोग नियम पर निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे साथियों कि इसका कारण समझेंगे कि आनुवंशिकता का प्रभाव क्या क्या पड़ता है। आनुवंशिकता का प्रभाव से भी परीक्षा में क्या होते हैं, आपके प्रश्न बनते हैं, हम उसको भी लेकर चलेंगे साथियों। आनुवंशिकता के प्रभाव को एक बार क्या करेंगे, हम समझ लेंगे, एक बार उसको समझ लेंगे, क्या क्या चीजें उसको दी गई हैं उसको हम लोग देख लेंगे ध्यान से, उसके बाद चलते हैं। पहला दिया शारीरिक प्रभाव। शारीरिक प्रभाव उसका, आनुवंशिकता प्रभाव, पहले हेडिंग डालते हैं क्या, आनुवंशिकता का प्रभाव। आनुवंशिकता का प्रभाव, ठीक है। इसको हम पहला देखेंगे। पहला क्या है साथियों, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। पहला हमारा क्या है, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव।
पहला हमारा शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, दूसरा क्या होता है साथियों, दूसरा हमारा क्या होता है, बुद्धि पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव। और तीसरा हमारा होता है साथियों चरित्र पर प्रभाव। चरित्र पर प्रभाव, तो आनुवंशिकता का प्रभाव जो होता है साथियों, जैसे शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, शारीरिक लक्षणों का, शारीरिक जो हमारे लक्षण निर्धारित होते हैं उनका भी क्या होता है, आनुवंशिकता पर, आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, उसको देख लेंगे। इसके बाद बुद्धि पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव में क्या होगा उसको देखते हैं। बुद्धि पर प्रभाव किसने कहा है, तो एक परिभाषा किसकी है, गोडार्ड की, गोडार्ड की इन्होंने इन्होंने क्या कहा उसको देखते हैं। इन्होंने कहा साथियों, मंद बुद्धि माता माता पिता के बालक मंद बुद्धि तथा तीव्र बुद्धि माता पिता के बालक तीव्र बुद्धि के होते हैं। इन्होंने क्या किया, कैलिकाक एक परिवार था उस पर अध्ययन किया है, इसको लिख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है, मंद बुद्धि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि तथा तीव्र बुद्धि तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान संतान तीव्र बुद्धि होती है, तीव्र बुद्धि होती। और इन्होंने अपने जो अध्ययन किया था किस परिवार पर किया था, तो इन्होंने कैलिकाक, अगर अध्ययन पूछे अध्ययन तो कैलिकाक परिवार पर, कैलिकाक परिवार पर क्या किया था साथियों, इन्होंने अध्ययन किया था। तो शारीरिक लक्षण पर प्रभाव, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव कैसे होते हैं, वो शारीरिक दृष्टि से जो भी चीजें निर्धारित हुई है हमारे शरीर में जो भी चीजें उससे होता है। दूसरा दिया हमारा बुद्धि पर प्रभाव, तीसरा चरित्र प्रभाव। गोडार्ड ने क्या कहा है, इन्होंने क्या किया, बुद्धि के प्रभाव पर अपने जो उन्होंने प्रकाश डाला, उन्होंने क्या कहा है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि तथा तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि की होती है। इन्होंने अध्ययन जो किया था वो किस पे किया था, कैलिकाक परिवार पर इन्होंने अध्ययन किया था। इसके बाद दूसरा है किसने किया था, चरित्र प्रभाव देखते हैं, इसको डगडेल ने कहा है। डगडेल ने क्या कहा साथियों, माता पिता क्या होते हैं, माता पिता के गुण जो होते हैं, इसको लिख लेते हैं डगडेल का, डगडेल। इन्होंने क्या कहा है साथियों, कि इन्होंने कहा है माता पिता के चरित्र का प्रभाव, माता पिता के चरित्र का प्रभाव बच्चे के प्रभाव पर पड़ता है, इसको लिख लेते हैं। माता पिता के चरित्र का प्रभाव बच्चे के चरित्र पर पड़ता है, बच्चे के चरित्र पर पड़ता है। इन्होंने क्या कहा है, माता पिता के चरित्र का प्रभाव बच्चे के चरित्र पर पड़ता है। और इन्होंने क्या किया था, जीवक मतलब जीवक नामक क्या किया था, जो परिवार पर अध्ययन किया उसका क्या नाम था, जीवक। अध्ययन जो किया था जीवक नामक परिवार पर क्या किया था, इन्होंने अध्ययन किया था। इसको क्या करेंगे साथियों, नोट कर लेंगे, इससे परीक्षा में आपके क्या होते हैं, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला आनुवंशिकता प्रभाव हमारी हेडिंग थी, उसमें देखते क्या दिया था, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, इसमें जिसमें दिया था क्या, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव क्या क्या होते हैं। फिर बुद्धि प्रभाव, चरित्र पर, तीन प्रभाव पड़ते हैं। पहला दिया था शारीरिक लक्षण, शारीरिक लक्षण प्रभाव कैसे पड़ता हम बता दिए। फिर बुद्धि पर प्रभाव कैसे, गोडार्ड ने बताया कि मंद बुद्धि माता पिता के बालक मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि माता पिता के बालक तीव्र बुद्धि के होते हैं। इन्होंने जो परिवार, किस परिवार पर अगर पूछेगा साथियों, पूछता है अध्ययन किया था गोडार्ड ने, तो कैलिकाक परिवार पर। और डगडेल ने क्या कहा है कि इन्होंने चरित्र के प्रभाव बताया, इन्होंने क्या बताया, माता पिता के चरित्र का प्रभाव बच्चे के चरित्र के प्रभाव पर पड़ता है। और इन्होंने जो अध्ययन किया था वो किस पे किया था, जीवक नामक परिवार पर अध्ययन किया था। ये क्या था साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थी आपके, मतलब जिससे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब देखेंगे क्या हमारा आगे दिया, वातावरण। वातावरण को हम लोग समझेंगे इन्वायरमेंट, अर्थात वातावरण, पर्यावरण आदि चीजों को क्या करेंगे हम
समझेंगे होता क्या है, वातावरण या पर्यावरण क्या होता है उसको लेके हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो वातावरण क्या होता है, वातावरण पर्यावरण अभी हम आपको बता चुके हैं। पर्यावरण क्या होता है, दो बाहरी वही वातावरण आवरण होता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर परिधन आवरण, परि का अर्थ होता है चारों तरफ, आवरण का अर्थ होता है क्या, ढका हुआ। इस प्रकार से क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है निर्धारित किया जाता है। आगे हमारा दिया वातावरण देखते हैं। वातावरण उन सभी तत्वों को मान सकते हैं जो हमें क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जो हमें बाह्य रूप से, कहें साथियों तो जो हमें बाह्य रूप से प्रभावित करते हैं, जो हमें बाह्य रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आगे दिया है वातावरण के सिद्धांतों में 3 सिद्धांत मतलब प्रमुख है। वैसे तो काफी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, लेकिन 3 सिद्धांत क्या है, प्रमुख है। तो एक परिभाषा है किसी वुडवर्थ की, उन्होंने क्या है, वातावरण वे तत्व होते हैं, वे समस्त तत्व होते हैं जो बाह्य रूप से क्या करते हैं, हमको प्रभावित करते हैं। किसकी परिभाषा आपकी, तो वुडवर्थ की परिभाषा है। ठीक है साथियों। और क्या होता है, वातावरण को सामाजिक संरचना माना जाता है। इस चीज को याद कर लेंगे। वातावरण क्या कहते हैं, सामाजिक संरचना, वातावरण को सामाजिक संरचना के रूप में मानते हैं। वातावरण को सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। वातावरण को सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, जो हमारे व्यवहारवादी हैं उन्होंने क्या कहा है, वातावरण में बालक को सबसे प्रमुख माना है। उन्होंने वातावरण में बालक को सबसे प्रमुख, बालक जो भी कुछ सीखता है वो अपने वातावरण से सीखता है। व्यवहारवादियों का बहुत ही मतलब अत्यधिक वो मानते हैं। आगे देख सिद्धांत इनका देखते हैं। पहला दिया उत्तम जीविता का सिद्धांत, ये क्या कहता है, डार्विन का यह सिद्धांत मानता है कि जीव को वातावरण में जीवित रहने के लिए वातावरण के साथ अनुकूलन करना होगा। उत्तम जीविता का सिद्धांत क्या मानता है कि डार्विन का यह सिद्धांत क्या मानता है साथियों, कि यह मानता है कि जीव को वातावरण में जीवित रहने के लिए वातावरण के साथ क्या करना होगा, उनको अनुकूलन करना होगा। आगे दिया है दूसरा हमारा दिया है अर्जित गुणों का या वितरण का सिद्धांत, यह क्या कहता है, यह लैमार्क का सिद्धांत है। वंशानुक्रम में बालक को वही गुण जीन्स द्वारा मिलते हैं जो वातावरण में क्या होते हैं, अर्जित किए जाते हैं। तो ये अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत यह कहता है। बढ़ते आगे देखते हैं। आगे दिया हमारा क्या, ब्रोनफेयर का पारिस्थितिकी मॉडल सिद्धांत, बहुत बार पूछा था साथियों। उससे पहले हम लोग समझ लेंगे कि और वातावरण के जो कारक होते हैं, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, इसके बाद मतलब सैद्धांतिक कारक, बहुत सारे कारक क्या होते हैं, धार्मिक कारक होते हैं, बहुत सारे कारक क्या होते हैं उसको निर्धारित होते हैं। जैसे साथियों सामाजिक कारक में पारिस्थितिकी, रहन सहन इत्यादि आते हैं। इसके बाद हमारा भौतिक कारक में क्या आता है, जैसे क्या कहते हैं कि भौतिक कारक में दो लोगों को बांटना, मतलब कि बोलते नहीं है पहाड़ों पर रहने वाले, मतलब अभी आप चले जाइए पश्चिमी जो जम्मू कश्मीर इत्यादि के लोग क्या मिलेंगे, जहां ठंडे प्रदेश में रहने वाले और गर्म प्रदेश रहने वाले व्यक्तियों को बांटा गया है। आर्थिक कारक में क्या होता है, बच्चे कैसे अपनी सफलता अपनी असफलताओं को लेकर चलते हैं उसको माना जाता है। धार्मिक कारक में उनके जो सिद्धांत निर्धारित किए गए उसको भी लेकर क्या होते हैं, एक दूसरे को लेकर चलते हैं, जो चीजें निर्धारित की गई उसको लेकर एक दूसरे के साथ चलते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे साथियों ब्रोनफेयर का पारिस्थितिकी सिद्धांत, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसको देखेंगे। इस सिद्धांत में वातावरण के प्रभाव को 6 स्तरों में दिखाया गया है। इस सिद्धांत में वातावरण के प्रभाव को क्या किया गया साथियों, 6 स्तरों में दिखाया गया। कौन कौन से स्तर होंगे उसको हम देखते चलेंगे कि कौन कौन से स्तरों में उनको दिखाया गया है। पहला दिया बालक का उम्र, लिंग इत्यादि को निर्धारित किया जाता है। पहले में क्या होता है, बालक की उम्र जो होती है, लिंग इत्यादि को क्या है निर्धारित किया जाता है। दूसरा है लघुमंडल, लघुमंडल में क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रभाव। लघुमंडल में क्या होता है कि प्रत्यक्ष बालक पर क्या करता है, वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। तीसरा है मध्यमंडल, मध्यमंडल हमारा क्या कहता है, लघुमंडल एवं बालक की अंतःक्रिया, मतलब लघुमंडल में बालक के अंतःक्रिया, जो भी अंतःक्रिया बालक कर रहा है, जो कुछ सीख रहा है, कार्य कर रहा है, उसका क्या करे, प्रत्यक्ष रूप से वो क्या करता है, उस पर प्रभाव डालता है। चौथा है बाह्यमंडल, हमारा क्या कहता है, अप्रत्यक्ष प्रभाव। बाह्यमंडल क्या करता है, उसको अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। ठीक है। आगे दिया बृहद, बृहद मतलब होता है बड़ा, तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव क्या होता है, यही बृहद मंडल के अंतर्गत आते हैं। बच्चे का सामाजिक दायरा और सांस्कृतिक दायरा क्या होता है, काफी बड़ा होता है, बृहद होता है। तो ये इस प्रकार से भी बच्चे पर क्या होता है, वो प्रभाव डालते हैं। इसके बाद जीवन मंडल, जीवन मंडल क्या करता है, यह प्रभाव संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। यह प्रभाव क्या होता है, जीवन मंडल की प्रक्रिया क्या होती है, निरंतर प्रतिदिन चलती रहती है, और यह प्रभाव क्या करता है, संपूर्ण जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ये ब्रोनफेयर-ब्रेनर का जो सिद्धांत है, ब्रोफेन-ब्रेनर का, ये हमेशा परीक्षा में पूछा था। इसको भी आप क्या करेंगे,
एकदम देख लेंगे टेट में, क्योंकि अब पूछा जाने लगा इनका ये सिद्धांत भी, इसको भी क्या करेंगे आप नोट कर लेंगे साथियों की कौन कौन से इन्होंने छह स्तरों में बांटा है, एक एक स्तर को आप ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं निष्कर्ष। अगर हम साथियों वंशानुक्रम वातावरण अगर डिफाइन किए पढ़े उसको, तो उसका क्या निष्कर्ष निकलता है उसको देखते हैं। वास्तव में वंशानुक्रम वातावरण बीज और मानसून है। वास्तव में अगर वंशानुक्रम और वातावरण की बात करें तो एक दूसरे के ये क्या होते हैं, पूरक होते हैं, सहायक इत्यादि होते हैं। तो इसके बाद क्या होते हैं, बीज और मानसून कहें तो गलत बात नहीं होगी साथियों। वास्तव में वंशानुक्रम वातावरण क्या होते हैं, बीज और मानसून होते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे पर निर्भर है और आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अतः ऐसे प्रश्नों में उसी विकल्प का चयन करें जिसमें वंशानुक्रम वातावरण दोनों की अंतःक्रिया संबंध दिखाया गया है। तो परीक्षा में अगर आपके प्रश्न आ रहे हैं तो आप उसी प्रश्न को चूज करें, मतलब देखें साथियों, विकल्प का चयन करें जिसमें क्या किया गया है, वंशानुक्रम और वातावरण को दोनों में समान दिखाया गया हो, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के बाय होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो साथियों आज हम लोगों ने देखा क्या साथियों, वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम एवं वातावरण क्या होता है, हम लोगों ने वही चीज देखा जिससे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद ब्रोफेन ब्रेनर का जो सिद्धांत होता है, जो स्तर 6 निर्धारित किए हम लोगों ने उसको भी एक एक के देखा। इसके बाद वंशानुक्रम वातावरण ये सब चीजें क्या किया हम लोग, मुख्य मुख्य पॉइंट जो था उसको क्या किया साथियों देख लिया। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए, सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण सूचना साथियों, आप लोग हमारे वीडियो जो उसको शेयर कीजिए। साथियों वीडियो को शेयर करेंगे तो हमको दुगनी ऊर्जा मिलती रहेगी और आपको ऐसे ऐसे वीडियो अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। साथियों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।